30 लाख 35 लाख रुपया वही दे सकता है जो इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होगा। देश के सिस्टम को एक तरीके से बदबूदार बना दिया गया। आज मोदी जी की जो सरकार बनी थी उसने कहा कि नहीं, हम परीक्षाओं को हम एक सिलेबस लागू करेंगे। आज तक वो एक सिलेबस नहीं लागू कर पाए। हम अपने एक एजेंसी राष्ट्रीय स्तर पे बना दी, उसके बावजूद लीक हो रहा है। कभी अपना अलग पीएमटी कराता था, एम्स अपनी अलग परीक्षा कराता था, सीपीएमटी का इस स्टेट में अलग एक सीपीएमटी होता था, इसमें स्टेट मेडिकल कॉलेज के वो कराते थे। तो आप नहीं देखते थे इस तरह के पेपर। बीएचयू का कभी पेपर नहीं लीक हुआ, सीपीएमटी का कभी पेपर लीक नहीं हुआ बहुत पहले। आप एम्स के पेपर, कभी आपने सुना है कि एम्स का पेपर लीक हुआ? कभी आईआईटी, जब अलग अलग आईआईटी होते थे तो कभी आईआईटी के पेपर लीक हुए? कभी किसी ने सुना है? जो पांचों आईआईटी मिलके जब कंबाइंड एग्जाम कराते थे तो कभी आईआईटी का पेपर लीक लेकिन नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे इस प्रणाली को केंद्रीकृत बनाया गया, बड़ी बड़ी एजेंसियां, बड़े बड़े व्यापारी जब इसमें इन्वॉल्व हुए और बड़ी संस्थाएं इसमें घुस करके, और बड़े लाखों करोड़ों का कारोबार, इसमें लाख करोड़ का मैं कह रहा हूं कारोबार, क्योंकि फीस के नाम पे, एंट्रेंस एग्जाम के नाम पे हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। 2-2 हजार, 2,500 के फार्म है। उसके साथ साथ एक मैंने कहा कि कोचिंगों का एक नेक्सस अलग है। वो अलग तरीके से वो लुभावनी बाजार बना करके वो अपने तमाम पुराने अभ्यर्थियों को, जो सफल अभ्यर्थी, उनके फोटो लेकर के अलग अलग तरह का खेला करते हैं। उस नीट परीक्षा का विवाद, उसके बाद यूजीसी नेट की भी परीक्षा जिसमें बड़ी धांधली उजागर हुई, उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बहुत सारी परीक्षाएं जो कि आज रद्द हो गई हैं, छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज एक खास मुलाकात डॉक्टर संबित सिंह जी के साथ। ये भी देश में लोकसभा चुनाव बीता है और नई सरकार का गठन हुआ है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में आए। उनके शिक्षा मंत्री के तौर पे धर्मेंद्र प्रधान जी ने पुनः अपना कार्यभार ग्रहण किया है। और उसके बाद ये विवाद सामने आया। मई में परीक्षा हुई थी नीट की। नीट को की जो परीक्षा कराती है वो एनटीए है, एजेंसी का नाम है, और जिसका गठन पिछले वर्ष में हुआ था, और जिसका ये लक्ष्य था कि हम परीक्षा की पारदर्शिता और परीक्षा की सेंट्रलाइज व्यवस्था, पूरे देश में एक सिलेबस, एक एक प्रश्नावली, और उसके आधार पर हम एक समानता के आधार पे, इक्वलिटी के आधार पर हम परीक्षा कराएंगे। और उसके आधार पर उसने नीट का एग्जाम, जो मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी जिस परीक्षा के लिए नीट नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट के तहत लगभग 24 लाख विद्यार्थियों ने पूरे देश में फार्म भरे थे, और परीक्षा मई में हुई थी। और जब उसके रिजल्ट आए तो दिन प्रतिदिन उसमें अलग अलग तरीके के विवाद गहराते जा रहे हैं, और पूरी शिक्षा व्यवस्था उन विवादों के अंतर्गत चौपट दिखती है। पहला विवाद आया कि इस परीक्षा में 67 बच्चे, जो मैक्सिमम मार्क्स थे 720 और 720 नंबर, वो 67 बच्चे पाए। अब सवाल ये उठता है कि 67 बच्चे जो टॉपर थे, उसमें से 6 बच्चे हरियाणा के किसी एक सेंटर से ही मिले हैं। और ये 67 बच्चे अगर एम्स में ही दाखिला लेने चाहें तो एम्स में भी उन 67 सीटें नहीं हैं। तो किस आधार पर हम उनकी जो जो चॉइस होगी, अगर वो 67 बच्चे, अगर एम्स जो इस हिंदुस्तान का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, सबसे सर्वोच्च मेडिकल कॉलेज है अपनी रैंकिंग के आधार पे, अगर वो 67 बच्चे उस एम्स में देना चाहें तो वो एम्स के में उनका एडमिशन लेने का क्या क्राइटेरिया होगा? उसके बाद ये विवाद अभी रुका ही, थमा ही नहीं था कि इतने बच्चे मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस के एग्जाम में पहली बार हुआ कि इतने बच्चे मैक्सिमम मार्क्स, और सारे लोग 720 नंबर पाए। उसके बाद फिर और विवाद धीरे धीरे जैसे बढ़ा, उसके बाद ग्रेस मार्क का विवाद आया कि लगभग 1300 विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क दिया गया है। वो ग्रेस मार्क का आधार क्या है? उसको परीक्षा के समय में जब परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें इस तरह के कोई आधार नहीं थे। और उसके बाद कुछ ऐसे नंबर मिले हैं, जैसे कि क्वेश्चन के सही होने पे 4 नंबर है, गलत होने पे निगेटिव मार्किंग है, तो ये 1/3 शायद उसमें निगेटिव मार्किंग में वो कम होता है। उसके बाद उनके नंबर ऐसे आए हुए हैं कि जो जो किसी तरीके से जो गणितीय फार्मूला है उसमें भी फिट नहीं बैठते हैं, उनको ग्रेस मार्क देकर के नंबर बढ़ाए गए हैं। और कुछ लड़के जब सुप्रीम कोर्ट गए तो उन 1300-1400 जो ग्रेस मार्क वाले बच्चे थे, उनकी परीक्षा फिर सुप्रीम कोर्ट ने कराने का आदेश दिया। अभी ये दोनों विवाद, अभी 2-3 विवाद भी खत्म ही हुए थे कि इतने बच्चे टॉप कर गए, दूसरे इतने बच्चों को ग्रेस मार्क क्यों दिया गया, तीसरे ये नंबरिंग का जो फार्मूला है, 4 नंबर सही क्वेश्चन पे, 1/3 गलत पे। अभी ये बीता ही नहीं था तभी बिहार से एक मामला है, एक अभ्यर्थी गिरफ्तार हुआ, अनुराग यादव, जो बिहार में वो एक अभ्यर्थी के तौर पे उसने पेपर दिया, और उसने बिल्कुल पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने इस बात को सहमत, कन्फेशंस किया, उसने सहमति दी है कोर्ट के सामने कि हमारे चाचा हमको एक पेपर एक रात पहले एनएचआई के गेस्ट हाउस में हमको रुकवाया गया था, और वहां हमको पूरा पेपर दिया गया, पेपर रटवाया गया, और हमारे चाचा उस पेपर को लेके आए थे। तो एक तरीके से पेपर लीक का भी मामला आया, और ये मामले चल ही रहे थे 24 लाख अभ्यर्थियों के। तभी एनटीए जो एजेंसी है,
जो पूरे देश में पारदर्शिता को लेकर के, परीक्षा की शुचिता को लेकर के, परीक्षा के स्तर को लेकर के जो एजेंसी बनाई थी, उसका एक दूसरा लूट सामने आया। जो यूजीसी नेट की जो परीक्षा उसने भी कराई अभी विगत 18 जून को परीक्षा बीती। लगभग इस देश के 10 लाख अभ्यर्थियों ने यूजीसी नेट का परीक्षा दिया और उसका पेपर दूसरे दिन ही उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। और आज के अखबारों में ये प्रमुखता से खबर है कि यूजीसी नेट का पेपर 18 जून की जगह 17 जून को ही मार्केट में बेचा जा रहा था। 5-5 हजार रुपए में सारे पेपर बेचे जा रहे थे। और एनटीए एजेंसी जो एजेंसी थी या उसके पूरे अधिकारियों को, या पूरा जो एसटीएफ से लेकर के पूरा जो प्रशासन है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, उसको भनक तक नहीं थी। और वो पेपर आउट हो गया। टेलीग्राम पे पेपर भी सबको मिल गए। और जब वो परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद जब शाम को जब एजेंसियों ने देखा तो हूबहू जो पेपर टेलीग्राम पे 17 जून को तैर रहे थे 18 जून की परीक्षा का, वो हूबहू पेपर मिल गए और आनन फानन में एनटीए ने उस यूजीसी नेट को रद्द किया। तो इस तरीके से जो एनटीए का विवाद है वो गहराता जा रहा है और लगभग इस देश की लगभग हमको लग रहा है कि 50 से 60 पेपर इस देश में लीक हो चुके हैं। आप से चर्चा पहले हो रही थी, इसमें इंडिया टुडे का आपने जिक्र किया, जिसमें आपने कहा कि 7 सालों में लगभग 67-68 पेपर लीक हुए, जिसमें कम से कम 1.25 करोड़ अभ्यर्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। क्योंकि तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। अगर सर मैं आपसे पूछूं 2023 में इसी उपलब्धि को, जो नीट की बात हो रही है, 2 छात्रों ने टॉप किया था। 67 छात्र टॉप करते हैं, पूरे मार्क्स लाते हैं। उसके बाद ही अगर मैं डॉक्टर समीर सिंह जी से पूछूं, हरियाणा के झज्जर से वो छात्र हैं जो कि वहां के 6 बच्चों ने टॉप किया। क्या शिक्षण संस्थान जो है जहां बच्चे पढ़ते हैं उनमें भी कमियां हैं? कहां तक आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये पूरी परीक्षा जैसे-जैसे परत दर परत इसमें जो साजिशें हुई हैं, जो खुल रही हैं, पहले ये हुआ कि इतने बच्चे एक ही मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स पाए। दूसरी बार ये हुआ ग्रेस मार्क का खेल खेला गया अपने हिसाब से अपने अभ्यर्थियों को जिनको विशेष लाभ देना था। और अब जब एक बिहार से एक अभ्यर्थी वो मिल गया है, उसने बाकायदे पुलिस और न्यायालय के सामने कन्फेशन कर लिया है, सब उसने कन्फेशन दिया है, उसने ये सहमति दी है कि हमको पेपर एक रात पहले मिल गया था, मुझे रटवाया गया, तो पेपर भी लीक हुआ है। तो पूरी परीक्षा पर ही सवालिया निशान है। और अभी तो तुरंत सीबीआई जांच यूजीसी नेट पे भी लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के यहाँ मामले दिन डे बाय डे इसको देखे जा रहे हैं। लेकिन अभी जो जिस तरीके की साजिशें इस परीक्षा के साथ हुई हैं, हम ये चाहते हैं कि इस परीक्षा को तुरंत रद्द किया जाए और जो इसमें लगे हों उस पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई किया जाए। क्योंकि 24 लाख नौजवानों जो नौनिहाल थे, जो 16-17 साल की उम्र में लगभग साल 2 साल से मेडिकल कॉलेजों में अपने दाखिले के लिए तमाम कोचिंग संस्थानों में अपने गरीब माँ बाप के बच्चे अपने माँ बाप की गाढ़ी कमाई से लाख 1.5 लाख 2 लाख कोचिंगों में, जो कोचिंग का काकस वो अलग से है, कोचिंग एक अलग तरह का उसने वातावरण बनाने, बिना कोचिंग किए आप इस तरह की परीक्षाओं में बैठ नहीं सकते। इस तरह तो उस वो सारे बच्चे 2-2 3-3 सालों से 15 से 18 साल के टीनेजर्स बच्चे तैयारी कर रहे थे। और वो बाल मन पे जितना इसका दुष्प्रभाव पड़ा है, निश्चित तौर पे गंभीर से गंभीरतम अपराध है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। राहुल गांधी जी ने यहाँ तक कहा कि जो युद्ध को रुकवा देते हैं वो देश में पेपर लीक को नहीं रुकवा पा रहे। देखिए, इसकी नैतिक जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी होगी और खासतौर से शिक्षा मंत्री को लेनी होगी कि इस तरीके से, और ये पहली बार नहीं हुआ है। जैसा इंडिया टुडे का भी हम लोगों ने आंकड़े का जिक्र, 67 पेपर 7 सालों में लीक हुए। सरकार 10 सालों से जो वर्तमान सरकार है वो चलती आ रही है और 10 साल से, और आप डे बाय डे पेपर लीक हो रहे हैं। डे बाय अभी उत्तर प्रदेश में अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हुआ। यूपीएससी कराता है, यूपीपीसीएस कराता है उसको, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग कराता है। उसके बाद पुलिस की परीक्षा लीक हुई, पुलिस का पेपर लीक हुआ जिसमें अपराधी भी पकड़े गए हैं। गुजरात की कंपनी इसमें इन्वॉल्व हुई, उसके डायरेक्टर को बार बार नोटिस दिया जा रहा है, वो देश छोड़ करके बाहर जा चुके हैं, ऐसा समाचार पत्रों से अवगत हो रहा है। तो इस तरीके से इस पूरे देश में ये पेपर जो आउट हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी और उसके मंत्रालय को लेकर के नैतिक जिम्मेदारी लेकर के उनको इस्तीफा देना होगा। ये मांग राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये राष्ट्र के उन नौनिहालों, उन नौजवानों के भविष्य का सवाल है और जिसके साथ रोज खिलवाड़ हो रहा है, विगत 7 वर्षों से खिलवाड़ रहा है और उस पर लगाम लगनी चाहिए। उसके लिए चाहे जिसको इस्तीफा देनी हो, जिसको जेल में जाना हो, उसको सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सर मैं आपसे पूछूं, परीक्षाओं की बात हो रही है, एनटीए के एक बड़ा मामला है, लेकिन जिन बच्चों से 30 लाख 40 लाख रुपया लिया गया, एक एक बच्चों से, अगर मैं डॉक्टर समीर सिंह जी से पूछूं, अगर वो बच्चे कोई जान ही नहीं पाता, ये उजागर नहीं होता, वो डॉक्टर बनते तो फिर भविष्य कहाँ होता? क्या डॉक्टर सही आ रहे हैं फिर अगर ये हो जाता? देखिए, अब इस देश में शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया गया। शिक्षा को
का कॉर्पोरेटाइजेशन करके शिक्षा को माल की वस्तु बना दी गई है। अब आपके पास धन रहेगा तो आप शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, और उसके साथ साथ जहाँ कुछ अभी परीक्षाएं हो रही हैं, जैसे मेडिकल कॉलेजों में जो बढ़िया बढ़िया मेडिकल कॉलेज हैं उनकी एंट्रेंस की जो परीक्षाएं, बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज है, दाखिले के लिए जहाँ थोड़ा बहुत प्रतिस्पर्धा है वहाँ पेपर को लीक कर दिया जाता है, और इतनी बड़ी बड़ी राशि में लीक किया जाता है कि सामान्य किसान परिवार का, भारत की जो आबादी है जो 70-80% एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, वो उस आबादी के लोगों के वहन करने की कैपेसिटी से बाहर है। और 30 लाख 35 लाख रुपया वही दे सकता है जो इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, क्योंकि एक बड़ा से बड़ा काम करने वाला आदमी 30 लाख 50 लाख रुपए सिर्फ पेपर आउट कराने के लिए, अपने बच्चे को किसी मेडिकल कॉलेज या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला देने के लिए, सामान्य आदमी के बस का नहीं। वो एक भ्रष्टाचारियों के एक पूरा एक समूह है इस देश में, जो हर जगह क्रीमी लेयर के तौर पे इस देश के हर प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में, हर प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में, हर प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में, हर प्रतिष्ठित नौकरियों में उन पेपरों को लीक करा करके उसमें मुंह मांगा रकम मांगा जाता है। पूरा एक सिंडिकेट है, और ले देने वाले लोग भी हैं वो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो मांगता है वो भी भ्रष्टाचारी है। उस पूरे देश के सिस्टम को एक तरीके से बदबूदार बना दिया गया, जहां पे आम आदमी के बच्चे के लिए एक बढ़िया संस्थान में दाखिला लेना अब सपना बनता नजर आ रहा है। अगर सर मैं आपसे जानूं, आप यूजीसी की परीक्षाओं को आपने दिया, इसके साथ ही जेआरएफ आपको मिला, रिसर्च किया, लेकिन सर कितना ये हो पाता है? क्या जो एजेंसियां हैं ये कैसे लीक हो जाता है? माफिया सक्रिय कैसे हो जाते हैं? देखिए, इस देश में पेपर लीक की परंपरा बहुत पहले से चलती आ रही है। बहुत सारी चीजें जैसे जैसे युग डिजिटलाइज हो जा रहा है, सूचनाओं का केंद्रीकरण हो रहा है, सूचनाएं जब सबकी जगह जा रही हैं तब ये चीजें खुल के आ रही हैं। यूजीसी की परीक्षा लगभग पहले तो कोई परीक्षाएं लीक नहीं होती थी, लेकिन इधर 10-15 वर्षों से हमने देखा एक पैटर्न बन गया है कि हर परीक्षा कहीं ना कहीं से लीक जरूर होती है। वो ठीक है, संज्ञान में आए न आए मामले प्रतिशत उसके कम हो, इसलिए उस परीक्षाओं पे की प्रकृति पे कोई सवाल नहीं खड़ा होता, लेकिन पेपर लीक होते हैं, और ये पूरा सिंडिकेट पूरे देश में अलग अलग स्तर पे। और जैसे सरकार की मंशा थी, जैसे मोदी जी की जो सरकार बनी थी उसने कहा कि नहीं, हम परीक्षाओं को हम एक सिलेबस लागू करेंगे, आज तक वो एक सिलेबस नहीं लागू कर पाए। हम परीक्षाओं का सेंट्रलाइज कर करके हम एक एजेंसी से कराएंगे, जिससे परीक्षा की शुचिता भी बनी रहेगी, परीक्षा की पारदर्शिता भी बनी रहेगी, परीक्षा का स्तर भी बना रहेगा, परीक्षा के जो मानक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन वो सारे फेल होते नजर आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इसके पैरर एक स्कैम खड़ा हो गया है, जो परीक्षा फीस के नाम पे कई हजार करोड़ रुपया वसूला जाता है, और उसके बाद फिर परीक्षा पेपर घोटाला के नाम पे अलग से पैसा लिया जाता है। फिर परीक्षार्थियों की जिंदगी के सवाल पे उन सीटों के परीक्षा के बाद जब उन सीटों का अलॉटमेंट होता है उसके नाम पे अलग से पैसा लिया जाता है। तो ये पूरा काकस है जो धनाढ़यों के लिए, बड़े शिक्षण संस्थानों में, बड़े नौकरी पेशाओं में अगर बड़े घरानों के बच्चे किस तरीके से प्रवेश कर पाएंगे, किस उनको सुनिश्चित किया जाता है। पूरा एक व्यापार इसका पैरेलल चल रहा है, जिस पे सरकार चांद से, मैं ये कह सकता हूं कि जब ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, हर वर्ष हो रही हैं, आपने पूरी प्रक्रिया को केंद्रीकृत कर दिया, आपने एक एजेंसी राष्ट्रीय स्तर पे बना दी, उसके बावजूद लीक हो रहा है। कभी आप 20, अभी चूंकि हम लोग की उम्र उतनी, आप 20 साल पहले जब अलग अलग, जैसे बीएचयू अपना अलग पीएमटी कराता था, एम्स अपनी अलग परीक्षा कराता था, सीपीएमटी का इस स्टेट में अलग एक सीपीएमटी होता था, इसमें स्टेट मेडिकल कॉलेज के वो कराते थे। तो आप नहीं देखते थे इस तरह के पेपर। बीएचयू का कभी पेपर नहीं लीक हुआ, सीपीएमटी का कभी पेपर लीक नहीं हुआ बहुत पहले। आप एम्स के पेपर, कभी आपने सुना है कि एम्स का पेपर लीक हुआ? कभी आईआईटी, जब अलग अलग आईआईटी होते थे तो कभी आईआईटी के पेपर लीक हुए? कभी किसी ने सुना है? जो पांचों आईआईटी मिलके जब कंबाइंड एग्जाम कराते थे तो कभी आईआईटी का पेपर लीक, लेकिन नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे इस प्रणाली को केंद्रीकृत बनाया गया, बड़ी बड़ी एजेंसियां, बड़े बड़े व्यापारी जब इसमें इन्वॉल्व हुए, और बड़ी संस्थाएं इसमें घुस करके, और बड़े लाखों करोड़ों का कारोबार, इसमें लाख करोड़ का मैं कह रहा हूं कारोबार, क्योंकि फीस के नाम पे, एंट्रेंस एग्जाम के नाम पे हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। 2-2 हजार, 2,500 के फार्म है। उसके साथ साथ एक मैंने कहा कि कोचिंगों का एक नेक्सस अलग है, वो अलग तरीके से वो लुभावनी बाजार बना करके वो अपने तमाम पुराने अभ्यर्थियों को, जो सफल अभ्यर्थी, उनके फोटो लेकर के अलग अलग तरह का खेला करते हैं। उसके विज्ञापन का एक अलग कारोबार है, उनके कोचिंगों का एक अलग कारोबार है। उसके बाद उसमें परीक्षार्थी के तौर पर जब आप परीक्षा फार्म भरते हैं तो उसका एक अलग कारोबार है। उसके बाद सिलेबस का एक अलग, उसके लिए अलग अलग तरह की बुक्स का कारोबार है। तो ये पूरा मतलब शिक्षा को जिस तरीके से हमारे देश में जो गांधी ने जो सपना देखा था, जो भगत सिंह ने जो सपना देखा था, जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने सपना देखा था कि हर व्यक्ति
शिक्षित होगा, हर व्यक्ति के बच्चे को हमने संविधान के प्रियम्बल में लिखा कि सबको समता, मतलब हम शिक्षा में हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता की बात करेंगे, हम शिक्षा को सबको स्तरीय शिक्षा, योग्य उचित शिक्षा और सबके लिए शिक्षा को हम सुलभ कराएंगे। वो दिन प्रतिदिन वो दावे तार तार होते जा रहे हैं और ऐसी स्थिति आ गई है कि इस देश में शिक्षा के जो सवाल है वो सीधे सीधे इस देश के भविष्य का सवाल बनता नजर आ रहा है। और सरकार का जो रवैया है वो सरकार का रवैया बिल्कुल निराशाजनक मैं नहीं कर सकता हूँ। वो शिक्षा के न जो का बाजारीकरण पे दिन प्रतिदिन, अभी आज मुझे ये सूचना है 30 पॉलिटेक्निक कॉलेज उत्तर प्रदेश में उसको सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज को निजीकरण कर दिया गया। तमाम जो आईआईटीज की फीसें हैं वो 10 गुना 15 गुना बढ़ाई जा रही हैं। तमाम मेडिकल कॉलेजों की फीसें बढ़ाई जा रही हैं। तो गरीब का बच्चा, उनकी छात्रवृत्तियों को आप कह तो रहे हैं कि हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं, 2-2 3-3 साल 4-4 साल तक उनकी छात्रवृत्तियां नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। छात्रवृत्तियां किसका मिल रही है? जो प्राइवेट कॉलेजों के जो अभ्यर्थी हैं, तो प्राइवेट कॉलेज एक अलग काकस बना करके वो मंत्रालयों में संपर्क करके अपने कॉलेज के अभ्यर्थियों की छात्रवृत्तियां, लेकिन सरकारी कॉलेज की छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही हैं। तो नौजवान बेबस है, बेहाल है और किसान नौजवान इस देश में सबसे ज्यादा त्रस्त है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़। 7 सालों में 15 राज्यों में परीक्षाएं लीक हुई। सरकारें करती कुछ और हैं, लेकिन क्या सभी पार्टियों को जो लामबंद होती हैं एक साथ होकर कम से कम छात्रों के हित के विषय में सोचना चाहिए? देखिए सारे लगभग अभी तो 10 साल से एनडीए की सरकार है और अन्य स्टेटों में भी पेपर लीक हुए जहां कांग्रेस की भी सरकार थी, यूपी की भी सरकार थी, मतलब कांग्रेस जो इंडी गठबंधन बना उसकी भी सरकारें रही, उसमें भी पेपर लीक हुए। अभी यहाँ सपा की सरकार थी स्टेट पे, उसमें पूरा आयोगे बिका हुआ था और जिसका चेयरमैन 307 का मुजरिम था। तो ये क्या है कि ये किसी एक राजनीतिक दल का चरित्र नहीं है, ये पूरी व्यवस्था का चरित्र हो गया है। जो इस व्यवस्था में आता है, जो इस शासन में आता है, शासन सत्ता में, तो वो अपना एक नेक्सस बनाता है। वो आयोगों की नियुक्तियां अपने हिसाब से करता है। इसी तरह के कोई एनटीए टाइप की कोई एजेंसी बना देता है जो पूरे देश की परीक्षा एक साथ कराएगी। अब वो क्या होता है कि जो 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 भ्रष्टाचार है वो एक जगह से रेगुलेट होता है और लाखों करोड़ का कारोबार होता है। मैंने कहा ना कि लाख करोड़ का कारोबार होता है। जितना किसी देश का बजट होगा उतना यहाँ पे शिक्षा के नाम पर, दाखिले के नाम पर, नौकरियों के नाम पर उतने बड़े कारोबार यहाँ होते हैं। और वो आम आदमी का पैसा, जो गाढ़ी कमाई का पैसा है, वो जो अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का ये चरित्र है। कोई एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बता दीजिए जहां बंगाल में नहीं हुआ, मतलब मैं बता रहा हूँ इंडी गठबंधन से लेकर के। तो ये एक तरफ जनता है, एक तरफ ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। वो सत्ता में कुर्सी पे चाहे ये बैठे चाहे वो बैठे, वो पूरा एक जाल बनाते हैं, पूरा एक संरचना करते हैं अपने हिसाब से। हमने कहा कि हर तरह की नियुक्तियां करते हैं, हर तरह की वैकेंसियां करते हैं। कुछ उस तरीके, जैसे मैंने कहा कि डिजिटलाइज युग हो गया, सूचनाओं का युग है। सूचनाएं आ जा रही हैं, सूचनाएं प्रसारित हो जा रही हैं, सूचनाएं लोगों को कोऑर्डिनेट कर दे रही हैं, कोरिलेट कर दे रही हैं। और उन सूचनाओं का प्रभाव ये हो रहा है कि लोगों को एक जनमानस जो जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है उसके प्रति उद्वेलित हो जा रहा है। और जिस तरीके से उद्वेलित हो रहा है तो कहीं कभी कभी न्यायालय को, कभी कभी एजेंसियों को, लेकिन इतने वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहे हैं और किसी प्रकार की और ये रुक नहीं रहा है। कोई इस तरह की, कोई किसी भी सरकार ने कोई इस तरह का सामने नजीर नहीं पेश किया। तो इसका मतलब कि सरकारें खुद मिली हुई हैं। अब जनता को इस लड़ाई को स्वयं लड़ना होगा, इन पॉलिटिकल पार्टियों के सहारे नहीं लड़ पाएंगे। और जनता को स्वयं उतरना होगा, जनता को जागरूक होना होगा, इकट्ठा होना होगा, सामाजिक संस्थाओं को इकट्ठा होना। राजनीतिक लोग जो इन सत्तारूढ़ दलों के खिलाफ जो नैतिक राजनीतिक लोग हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि सवाल बहुत गंभीर है। अब सर पानी से ऊपर हो चुका है। तो सर, इसके लिए ठोस कदम क्या हो सकता है? सरकारें कहती हैं, लेकिन मैं अगर आपसे राय पूछूं तो ठोस कदम क्या हो कि ये रुके, कम से कम छात्रों का भविष्य जो अधर में है। देखिए ठोस, जब देखिए बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी, जैसे अभी यहाँ उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती होती, 50 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया था। वो पेपर लीक हुआ। अभी समीक्षा अधिकारी, इसमें 10 से 11 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया। 50 लाख की परीक्षा कराने में 1 लाख लगे थे। एजेंसी, पता चला कि गुजरात की कोई एजेंसी थी जो पेपर छापती थी, उसके वेयर हाउस से ही पर्चा लीक हो गया। तो क्या है कि कई स्तर पे चीजों को स्क्रीन करना पड़ेगा। पहले तो इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी कि हम पेपर आउट नहीं होने देंगे। और अभी तक जितने लोगों को आउट हुआ है उन पे हम तो ये कहेंगे रासुका और उससे भी बड़े जो कठोरतम कानून है, आईपीसी का नाम अब भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। उसी में आप भारतीय न्याय संहिता में एक ऐसे कानूनों को, ऐसे कठोर कानून बनाइए कि जो पेपर लीक करने के लिए जो पूरी एक काकस बना रहा है, जो इसका सूत्रधार है या उसके शुरू से लेकर के अंत तक जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको ऐसी कठोर से कठोर सजा दिया जाए कि वो एक नजीर बने। क्योंकि सजा का भी प्रावधान इसी आधार पे है कि समाज में जब दुराचारी लोग, जब नैतिक विहीन लोग समाज का नुकसान करने लगते हैं तो
पनिश करके, उनको सजा दे करके, उनको तो सजा दिया ही जाता है, उनके साथ साथ एक नजीर भी पेश किया जाता है कि आगे से इस तरह का कोई कार्य, अनैतिक कार्य नहीं करेगा। उस जो सजा का जो परिभाषा है, जो उसका मानदंड है, उसको पूरा करके, और कई स्तर पे आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी आबादी हमारे देश में युवा की आबादी है। लगभग आज ही अखबार में आंकड़ा था कि 15 साल से लेकर के 59 साल तक, मैं 59 साल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आप लेक्चरशिप के लिए आप 59 साल तक एलिजिबल हैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। तो जो कार्यशील लोगों की आबादी है, इस देश की 64% आबादी है। हर साल 90 लाख 80 लाख लोग उस समूह में जुड़ रहे हैं। तो जिस देश की आबादी 125 करोड़ है, 130 करोड़, उसकी 64% आबादी काम खोजने के लिए सड़क पे है। कर रही है या न कर रही है, लेकिन खोज रही है। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नया खोज रहे हैं, कुछ लोग पुराने को छोड़ करके नया खोज रहे हैं, कुछ बिल्कुल नया खोज रहे हैं। तो इस तरह की परीक्षाओं में वो किसी अच्छे शिक्षण संस्थान में जाते हैं, किसी अच्छी नौकरियों में जाते हैं, वो कार्यशील से। तो इतनी बड़ी आबादी, जहाँ कम से लगभग 70 से 80 करोड़ की आबादी इस तरीके के कार्यशील लोगों की है, जिसमें अगर गवर्नमेंट जॉब में या अच्छे इंस्टीट्यूशन में अगर 1 करोड़ लोग भी जाना चाहते हैं, उसके 1% लोग भी जाना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी आबादी है। लगभग उतनी बड़ी आबादी दुनिया के कई देशों की, लगभग 150 देशों की उतनी बड़ी आबादी नहीं होगी। 10 से 5 देश हैं जिसकी इतनी बड़ी आबादी, जो कार्यशील, मतलब जो हमारी आबादी कार्यशील है। तो ऐसी स्थिति में कई स्तर पे आपको मानदंड बनाने को, और वो एक इच्छा शक्ति का विषय है। और सरकार के पास पहले भी मैंडेट था, उस इच्छा शक्ति को पूरे तरीके से काम कर सकती थी, लेकिन उस मैंडेट का उसने कभी प्रयोग नहीं किया। और वो दूसरी तरफ से भी इस मामले में पूरी इन्वॉल्व दिखती है, क्योंकि सारी एजेंसियां गुजरात से निकल के आ रही हैं। आपकी सारी नेशनल, जो आपने बनाया जिस आधार पर राष्ट्रीय एजेंसियों को, वही चोरी करते नजर आ रही हैं। 5-5 हजार रुपए में यूजीसी नेट के पेपर बेच दिए गए एक दिन पहले, आपको खबर तक नहीं लगी। टेलीग्राम पे वो पेपर तैर रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा हो जाए तो देखें, और जब परीक्षा हुआ, जब पेपर खुला, तो पता चला कि जो पेपर हम एक दिन पहले ही, 24 घंटे पहले टेलीग्राम पे चल रहे थे, 5-5 हजार रुपए में बेचे गए, वही पेपर हूबहू वो पेपर आ गया। इससे बड़ा मतलब आपका आपका जो आपकी जो एजेंसियां हैं, वो कहाँ क्या कर रही थी, आपकी पूरी संस्थाएं जो इस पूरी परीक्षाओं को कराने के लिए प्रतिबद्ध थी, वो क्या कर रही थी। ये पूरा काकस है। एजेंसी की जो चेयरमैन है प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी जी, मतलब किया क्या, बहुत कुछ सवाल या निशान। ये ऐसे ही हमने कहा कि मैंने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन, यूपी पीसीएस के पेपरों को, उस पर सीबीआई जांच हुई। आज तक पता चला आपको क्या हुआ है? तमाम सीबीआई आई, कैम की, लखनऊ की, इलाहाबाद की, तमाम लोगों को आमंत्रित किया। उसमें ऐसे ऐसे एविडेंस मिले, पता चला कि प्री के पेपर में 90 95 क्वेश्चनों पे व्हाइटनर लगाया गया, वो टॉपर आदमी है। अब क्वेश्चन पेपर, जो मेंस के पेपर जो लिखे गए हैं, वो लगभग हूबहू एक ही तरीके से लिखे गए हैं, और उस पर सीबीआई बैठी। यही सपा सरकार ने इस परीक्षा को कराया था, और उसके खिलाफ जब भाजपा की सरकार आई, तो इस सरकार ने सीबीआई जैसी एजेंसी ले आई, उस पर तमाम बयान हुए। उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे, ये हुआ कि राजनाथ सिंह मैनेज हो गए होंगे। फिर अमित शाह जी गृह मंत्री बने, वो आज तक कुछ हुआ, कभी उस पर कोई सवाल हुआ? अनिल यादव को कुछ हुआ? पूरी उस व्यवस्था के अंतर्गत इतने पेपर लीक हुए, आज तक आपने किसी को सजा होते सुना है? तो ये पूरा सरकार और तंत्र मिला हुआ है, क्योंकि ये धंधा हो गया, एक बहुत बड़ा धंधा है। हथियार और दवा के कारोबार से बड़ा कारोबारी हो गया है शिक्षा का कारोबार, और जिसको दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ाया जा रहा है। एक खास मुलाकात डॉक्टर समीर सिंह जी के साथ। नीट परीक्षा का विवाद, यूजीसी की भी परीक्षाएं रद्द हो गई और बारीकी से इन्होंने बताया। सर, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।